तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ले लिया। ड्यूटेरियम क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम, उसका आइसोटोप है ना, जिसका फॉर्म है 2H1, ठीक है। तो इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम एटम की बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई कि यदि हमको प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बिल्कुल आपस में एक दूसरे से अलग अलग यदि करना हो, न्यूक्लियस से निकाल करके, है ना, दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब न्यूक्लियस बचेगा नहीं, दोनों जो न्यूक्लियॉन्स हैं अलग अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, है ना, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। आप इमेजिन करना चाहें तो जैसे एटम के केस में, चूंकि आप देख चुके हैं ये, सपोज जैसे हाइड्रोजन एटम का आपने केस देखा था। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन को एटम के इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली दूर करने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए होती थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम क्या बोलते थे, इस इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो, ठीक है। तो एक तरह से इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है कि इलेक्ट्रॉन को हम एटम से कंप्लीटली दूर ले गए, किसी लेवल पे नहीं, मतलब एटम को अलग कर दिया और इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अलग कर दिया। तो इसके लिए हमको इतनी एनर्जी चाहिए थी। तो इस एटम के लिए बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी हो गई वो, ठीक। तो अब कैलकुलेट करेंगे अपन ड्यूटेरियम एटम के लिए, इन दोनों न्यूक्लियॉन्स को यदि हमारे को बिल्कुल अलग अलग करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के पहले एक बार जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, जो आइंस्टीन ने दिया था। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि मास और एनर्जी, है ना, आपस में इंटरचेंजेबल है। क्या मतलब हुआ है कि मास को हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, मतलब वो मास बचेगा ही नहीं और उसके जो पूरा जो अस्तित्व है ना, मास खत्म हो जाएगा और केवल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो वो भी पॉसिबल है, और एनर्जी को भी हम कंप्लीटली मास में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और जो मास और एनर्जी का जो रिलेशन जो आइंस्टीन ने बताया, है ना, वो ये था, जो आपकी फेमस इक्वेशन है, E=mc²। इसमें ये जो मास है वो मतलब रिलेटिविस्टिक मास है। ये अपन ने जो डी ब्रॉय वेवलेंथ जब कैलकुलेट की थी उस टाइम पे डिस्कस किया था। m जो है वो इस फॉर्म में है, इन द सेंस कि मास जो है ऑब्जेक्ट का, आइंस्टीन ने ये वाली रिलेशन एस्टैब्लिश की थी कि मास जो है वो यदि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है तो मास भी जो है वो बढ़ेगा, मतलब इन द सेंस कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो उस फ्रेम में हमको बॉडी का मास भी हायर नजर आएगा, ठीक है। और इसमें आप देखें जैसे बॉडी की वेलोसिटी यदि लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाए तो मास जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पर हम अपना जो, तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो अभी हम यूज़ करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो हम जो है उसमें रेस्ट मास ही यूज़ करेंगे, है ना। हम प्रिज्यूम करेंगे कि ऑब्वियसली जितने पार्टिकल्स हैं रेस्ट पे हैं, तो हम इसका ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, है ना। m0 जो है वो रेस्ट मास है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट जो अपन ने डिफाइन की थी, 1 AMU कितना डिफाइन किया था अपन ने, 1 AMU डिफाइन किया था 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है। वो रिलेशन बहुत बार यूज होगा, है ना, आपको याद करना पड़ेगा वो। तो उसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट क्या हुआ है ना, mc²। तो इसको मल्टीप्लाई यदि हम कर दें 1.66, और ये पूरा टर्म आप लिखें इसको, -27 इंटू
वेलोसिटी ऑफ लाइट होल स्क्वायर, और इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है E, है ना, जो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU, है ना, EU मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU, ये आपका आ जाता है 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, काफी ज्यादा एनर्जी है। तो इस रिलेशन को आप, है ना, याद ही कर लें, क्योंकि ये बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, और इसको अपन यूज करेंगे अभी बाइंडिंग एनर्जी करने के लिए। इसका मतलब क्या निकला कि 1 AMU मास को हम कंप्लीटली एनर्जी में चेंज कर दें तो कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी निकलेगी मतलब मैं इतना रेडिएशन प्रोड्यूस होगा बेसिकली। ठीक है, तो अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये ड्यूटेरियम का जो एटम है ना, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो 2H1 जो है वो कितने के बराबर, 1H1 एटम प्लस एक न्यूट्रॉन, है ना, एक न्यूट्रॉन ज्यादा है इसमें। ठीक है, अच्छा, अभी जिस तरीके से अपन बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, है ना, उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप एक चीज समझें कि जैसे किसी भी सिस्टम में से यदि हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लें, तो ये तो क्लियर है कि उसको सिस्टम को रेस्टोर करने के लिए उतना वर्क करना पड़ेगा। जितनी एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट कर ली उतना ही वर्क करना पड़ेगा उसको रिस्टोर करने के लिए। अच्छा, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में यदि वो सिस्टम मूव कर गया, इन द सेंस कि उसमें पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो उन पार्टिकल्स को ओरिजिनल जगह पहुंचाने के लिए उतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अपन 2 एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कोई बिल्डिंग है ना, ये सबसे इंट्यूटिव है क्योंकि, है ना, ग्रेविटी, मतलब हम ग्रेविटी से काफी फैमिलियर हैं। ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो एक बॉल रखी हुई, और बॉल को हमने ऊपर से फेंका और बॉल नीचे आ गई, है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी बनी उससे हमने कुछ वर्क कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले सिस्टम से हमने इतनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली। कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली, mgh एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, तो अब इस बॉल को वापस ऊपर पहुंचाने के लिए हमको mgh वर्क करना पड़ेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बॉल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इतनी है। ठीक है, जितना वर्क इसमें से, जितनी एनर्जी इसमें से निकल गई इस सिस्टम में से, वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई एक तरह से, है ना। आप एक सिमिलर एग्जांपल आप ले लें कि जैसे सपोज कोई एक पॉजिटिव चार्ज है Q इधर, है ना, और यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और हमने इन दोनों को पास आने दिया। ठीक है, और पास आने दिया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, और जो स्पीड में इंक्रीज हुआ होगा इस पॉजिटिव चार्ज के भी और नेगेटिव चार्ज के भी स्पीड में कुछ इंक्रीज हुआ होगा, है ना। वो जो काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हुई वो हमने, है ना, किसी वर्क में हमने यूज कर ली। ठीक, अब इन दोनों को वापस से दूर लेके जाने के लिए हमको उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी एनर्जी इसमें से निकल गई। ठीक है, इसमें से जो डेल्टा E एनर्जी निकल गई वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई थी। ये डेल्टा E कितना था इसमें से, mgh, इस वाले केस में डेल्टा E कितना था, mgh। अच्छा, इस वाले केस में भी डेल्टा E होगा, है ना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इतना ये चार्ज जो है मूव किया होगा, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी डिक्रीज हुआ होगा वो डेल्टा E हो गया। ठीक है, उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी चाहिए होगी अपने को यदि इसको रेस्टोर करना है यहाँ पे, है ना, प्लस Q और माइनस Q, इन्फिनिटी में नहीं लेके जा रहे, है ना, हम कह सकते हैं कि उतनी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि किसी भी सिस्टम में से हम, है ना, किसी भी सिस्टम की एनर्जी यदि घट जाती है ना, घट जाती है या हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो एक तरह से उस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि उस सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, ये क्लियर रखें। अब अपन निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अपन देखते हैं कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, ये 1H1 और एक न्यूट्रॉन, इसको कंबाइन करके हम ड्यूटेरियम यदि बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज कितनी होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी।
वो जो 2 एग्जांपल्स अपन ने देखे थे, है ना, उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन, है ना, इनका मास ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा? तो ये चूंकि मास जो है वो काफ़ी डेसिमल्स में आता है, तो मैंने टाइप ही कर दिया इसको, है ना। हाइड्रोजन एटम का मास और न्यूट्रॉन का मास, है ना, टोटल एक्सपेक्टेड मास जो है वो ड्यूटेरियम का, है ना, एक्सपेक्टेड मास ऑफ 2H1 ड्यूटेरियम, है ना, इतना होना चाहिए। अच्छा, ड्यूटेरियम का एक्चुअल मास कितना होता है वो देखते हैं। तो ड्यूटेरियम का जो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास ऑफ ड्यूटेरियम, है ना, ये इतना है। अच्छा, इन दोनों का आप देखें तो ये क्लियर है कि ड्यूटेरियम का जो मास है वो इस वाले मास से, एक्सपेक्टेड मास से कम है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये जो इन दोनों मासेस का जो डिफरेंस है, इसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, है ना। डेल्टा में एम से मैंने डिनोट किया है, जो कि इतना यू आ जाता है, जो कि इतना एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो ये मास जो है वो कहाँ पे डिसअपियर हुआ? तो इसके लिए यही, है ना, कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के रिलीज हो गया, ठीक है। और वही एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में हो गई अब। तो इस मास का जो एनर्जी इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, है ना, इसको मैं बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा हूँ। वो जो अपन ने 2 एग्जांपल देखे थे एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे, है ना, इतनी एनर्जी चूंकि रिलीज हो गई, इस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये बाइंडिंग एनर्जी के रूप में हो गई। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम इंटू पर एटॉमिक मास यूनिट एनर्जी जो है वो इतनी थी 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ड्यूटेरियम एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है EB फॉर 2H1, ठीक है, ये कितनी आ जाती है, आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाती है 224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 10⁶ है ये। तो ये आप देखें, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी है ना। हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये 10⁶ है उसका, ठीक है। इसमें चलिए हाइड्रोजन की जगह यदि हम हैवी एटम्स भी ले आएंगे तब भी फाइनल रिजल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही रहेगा, और जबकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसको, न्यूक्लियस को अलग अलग करने में, मतलब इसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने में। अच्छा, यदि किसी और न्यूक्लियस का यदि अपन एग्जांपल लें तो बाइंडिंग एनर्जी सपोज हम बिस्मथ की लेते हैं, ठीक है। बिस्मथ में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने थे? 209, और न्यूट्रॉन्स कितने थे? ये स्टेबल एटम था, सबसे बड़ा स्टेबल एटम। इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों न्यूक्लियस की यदि अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालें, है ना, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो ये आपके ड्यूटेरियम के केस में कितनी हो जाएगी? 2.224/2, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 2 हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। और यदि बिस्मथ के केस में हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, बिस्मथ के केस में 209 Bi83, तो ये कितना हो जाएगा? 1640 डिवाइड बाई 209, ठीक है। तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो आप देख रहे हैं ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस काफी वेरी कर रही। तो फिर साइंटिस्ट ने जो है वो हर न्यूक्लियस का की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की, और उसका एक इंटरेस्टिंग ग्राफ आता है, ठीक है, जिसके एनर्जी इंप्लीकेशंस हैं। तो उस ग्राफ को देखते हैं। तो जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को
यदि हम एटॉमिक नंबर के साथ में प्लॉट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। ठीक है, जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, सबसे स्टेबल एटम जो है वो है आपका आयरन का। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है 26 है। अच्छा, इस ग्राफ को देख करके है ना, वो हम देख सकते हैं कि भाई जैसे जैसे न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं न्यूक्लियस में, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से तो बढ़ रही है। ठीक है, और उसके बाद में घटने लग जाती है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, है ना, उनका जो इम्पैक्ट है वो तो लिमिटेड रहता है। अपन ने देखा भाई उनका जो जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वो 1 फेम्टोमीटर से 2.5 फेम्टोमीटर जाता है। तो उसके कारण जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, तो कूलम फोर्सेस के कारण जो है वो थोड़ा सा डिप करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है जो आयरन के केस में, वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, और जैसे जो बिस्मथ का अपन ने कैलकुलेट किया था, तो बिस्मथ का तो एटॉमिक नंबर जो है वो 83 है, तो काफ़ी आगे आएगा उसका। ठीक है, यहाँ पे तो 26 ही आ रहा है, बट ठीक है ना, सपोज यहाँ पे भी आता है, तो बिस्मथ का आया था अपना 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, अच्छा, जो ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, 26 से कम वाला जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका थोड़ा सा एनलार्ज फॉर्म देखते हैं एक बार। तो ये इतने पोर्शन का एक एनलार्ज पोर्शन मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आयरन है 5626। ये जो स्पाइक्स जो आप देख रहे हैं, है ना, ये इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि ये जो पहला स्पाइक है ये है हीलियम 42। ठीक है, दूसरा स्पाइक जो है वो है कार्बन, है ना, 12.6, और तीसरा स्पाइक है आपका ऑक्सीजन। और ये जो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं, जो कि एटॉमिक नंबर हायर होने पर भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होने पर भी जो है वो कम बाइंडिंग एनर्जी रखते हैं, है ना, वो कौन कौन से हो गए? 6 लिथियम 3, फिर आपका 14 ये नाइट्रोजन, और फ्लोरीन, है ना, 9। अब जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो हीलियम से ज़्यादा है ना, नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा है, और फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है, पर फिर भी है ना ये जनरल ट्रेंड को नहीं फॉलो करते। तो आप है ना इसको यदि ध्यान से देखें तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा स्पाइक हो क्यों रहा है। ठीक है, इसको हम जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स जो अपन ने पढ़े थे, ठीक है, इस ये वाले जो हैं, ये जो स्पाइक वाले जो न्यूक्लियस हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों इवन है। आप देख रहे हैं, इवन इवन। ठीक है, तो इनके जो इनके जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होंगे, है ना, वो सारे के सारे भरे हुए होंगे। ठीक है, मतलब इस टाइप से होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है कि नहीं, जैसे ये मैंने हीलियम का बना दिया। ठीक है, अच्छा, इसके कंपैरिजन में यदि लिथियम हम देखें, तो लिथियम में क्या है, 3 न्यूट्रॉन है और 3 ये है प्रोटॉन्स है ना। ये मैंने जो बनाया ये हीलियम का है, ये हीलियम का है, और इसी के जस्ट आगे जो है लिथियम। और तो लिथियम का क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन यहाँ ऐड हो गया और एक प्रोटॉन यहाँ ऐड हो गया, तो ये अनस्टेबल है ना, एनर्जी लेवल पूरा भरा हुआ रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में भी जब हम शेल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, है कि नहीं। तो ये इसका रीजन है, ये स्पाइक्स का जो रीजन है ना, वो ये रीजन है। और इसी तरह से आप है ना, आप नाइट्रोजन का भी देख सकते हैं, फ्लोरीन का भी देख सकते हैं, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर में फिर इस टाइप से हो जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा है ना वेरी कर जाता है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के इस ग्राफ से ये भी क्लियर है
कि आयरन के राइट हैंड साइड में यदि कोई बड़ा न्यूक्लियस है ना, बड़ा न्यूक्लियस यदि टूटता है और 2 छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, है ना, एक न्यूक्लियस यहाँ पे और एक न्यूक्लियस यहाँ पे सपोज, तो एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी? क्योंकि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस टूटा है उसकी कम है, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आयरन के राइट हैंड साइड में इस डायरेक्शन में यदि फिशन होता है, फिशन मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके 2 छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक न्यूक्लियस ये और दूसरा न्यूक्लियस ये फिशन हो गया, तो एनर्जी रिलीज होगी। और आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई 2 न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं आपस में और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तब भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब निकला कि आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में इस डायरेक्शन में यदि फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब 2 न्यूक्लियस जो हैं वो कंबाइन कर गए और कंबाइन करके उन्होंने एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, ये फ्यूजन हो गया। बनाते हैं तो जो कंबाइंड न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में फ्यूजन और आयरन के राइट हैंड साइड में यदि फिशन होता है ना, इस तरफ से इस तरफ, तो एनर्जी रिलीज होगी। इसको डिटेल में हम जब फ्यूजन और फिशन को टेकअप करेंगे तो वहां तो देखेंगे ही, बट ब्रॉड कॉन्सेप्ट यही है ना, बेस कॉन्सेप्ट यही है फ्यूजन का और फिशन का।